आपकी नीट 2025 की जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को इस ऑर्डर में बनाया गया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक के सिंक में है। मतलब जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में कवर करेंगे। और अगर आप शुरू से भी देख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट के सवाल आपके नीट एग्जाम में चुटकियों में बन जाएगा। तो इस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो कीजिएगा और चलिए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है नीट 2025 का। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कुछ सीट्स बची हैं, फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लीजिए और अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट कर देना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। चलिए अब ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है? तो टेक्निकली दो तरह का ग्रोथ मॉडल की हम बात करते हैं। एक हम बात करते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व की और एक हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की। तो डिटेल में इसको समझते हैं और इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल की बात करें तो डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our own country, and it is therefore natural for us to be curious if different animals population in nature behave the same way or shows some restraint on growth, ठीक है। तो इसीलिए perhaps we can learn a lesson or two फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो पहला पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझो, देखो अगर मान लो मेरे पास फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सपोज मेरे पास फूड रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। दूसरा फिर मेरे पास क्या है सर, हैबिटेट सफिशिएंट है, मेरे पास रहने की जगह है, खूब बढ़िया मस्त रहने का जगह है, ठीक है। तीसरा मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रीडेटर नहीं है, देयर इज नो प्रीडेटर या नो कंपटीशन। तो भाई मेरे पास क्या काम बचा? मैं क्यों डॉक्टर बनूंगा, मैं क्यों इंजीनियर बनूंगा, मैं क्यों आईएएस बनूंगा? मैं आशिकी करूंगा, यही करोगे ना। और आशिकी में भी कंपटीशन नहीं है, एकदम मस्त तुमको लड़की भी मिल रही है, कितना हैप्पी लाइफ है ना। तो क्या होगा, तुम गपागप बच्चा पैदा करोगे, यही करोगे ना। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है, तुम्हें कोई रोकने वाला ही ना, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तुम क्या करोगे? खूब सारा बच्चा पैदा कर दोगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि तुम्हारे कितना मेहनत करोगे बताओ, 10-12 बच्चे हो गए, मान लो 12 बच्चे हो गए, ठीक है। अब उन 12 के 12 बच्चे हो गए, ठीक है। तो वैसे 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 क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। तो मान लो कि एक साल में 12 बच्चे हुए, एक साल में 12 बहुत ज्यादा नहीं हो गया है? तो ठीक है सर, चलो मतलब जो भी है ऐसे करके तो धीरे 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 पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। कब? जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं आपके पास, ठीक है। तो यही बात यहां पे कर रहा है। तो क्या बोल रहा है भैया, तो रिसोर्सेस दैट इज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज द ऑब्वियस एसेंशियल फॉर अनइम्पेडेड ग्रोथ। बाप रे, एक तो अंग्रेजी जो एनसीईआरटी लिखता है, अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ population. Ideally, when resource in the habitat is unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, है ना। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं, तुमको कोई मार ही नहीं रहा है, तो तुम्हारी आबादी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है ना। तो इस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो when resource in a habitat is unlimited, each species has the ability to realize its full innate potential to grow in a number, ठीक है। As Darwin observed
while developing his theory of natural selection, है ना। जिसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है उसकी आबादी खूब सारा बढ़ जा रही है ना। तो यही वाली बात यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में भी देखने को मिलती है। तो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा ग्रोथ दिख रहा है? डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। देखो इसके अंदर से क्वेश्चन बना के आ जाएगा, है ना, ग्रोथ, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन, ठीक है, ठीक है सर। इफ इन अ पॉपुलेशन साइज n the birth rate, not the total number per capita births, the birth rate are represented as b and death rate are represented as d, then the increase or decrease in n during a unit time period is equal to, तो क्या हो गया, तो चेंज इन रेट, तो dn मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम t, मतलब चेंज इन टाइम, तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, b माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू n। b माइनस डी को हम r भी लिख देते हैं, तो इट इज इक्वल टू r n, यही बात कर रहा है यहां पे। तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू r n। आई बात समझ में? ठीक। अच्छा यहां पे ये लाइन लिखा हुआ है, देखो क्या, कि नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, है ना। बर्थ रेट में हम रेट निकालना है, कितना बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा। हमने बर्थ रेट कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल इंडिविजुअल इन अ गिवन टाइम पीरियड को हम बर्थ रेट कहते थे, है ना। नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल इंडिविजुअल इन अ गिवन टाइम पीरियड वाज कॉल्ड बर्थ रेट। तो वही वाली बात यहां पे भी है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा तो क्या, द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, किस स्पीड से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चोजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अगर मान लो कि नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है तो आर का रेट बहुत ज्यादा होगा, अगर कोई नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा तो आर का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आर का रेट ज्यादा है, आर का रेट ज्यादा है मतलब आर अगर ज्यादा है तो मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। अगर आर का रेट कम है तो मतलब इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस उसको देखने को मिल रहा है, मेंटल रेजिस्टेंस उसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा आर के वैल्यू पे भी सवाल आता है, तो टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, नॉर्वे रैट का जो है आर का वैल्यू है 0.015, इस पे सवाल आया हुआ है, इसको रटना होगा आपको, ठीक है। फ्लोर बीटल का है 0.12, ठीक है, और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन का था 0.0205, ठीक है। ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे स्टार लगाइए, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, द above equation describe the exponential or geometric growth pattern of a population and results in a J-shaped curve, है ना, with time। अगर पॉपुलेशन विथ टाइम का कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुमको जे शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एज। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म का रटने, मतलब एक इक्वेशन है, रट लो, उसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एन टी पॉपुलेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट पॉपुलेशन एट टाइम 0, ई हो गया तुम्हारा लोगैरिथम, ठीक है, और ई अपॉन आर, आर हो गया रेट, वही
इंट्रिंसिक टाइम और टी, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म है तो ये है, और अगर आप पॉपुलेशन रेट यहां से निकाल रहे हैं तो यहां पे आ गया dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। ठीक है सर, ये तुम्हारा जे शेप्ड कर्व दिखाता है, ये तुम्हारा जे शेप्ड कर्व दिखाता है। कब? जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। बस इतना जान जाओ, ठीक है, इसके बियॉन्ड जानने की तुमको जरूरत नहीं है। जब फूड और रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, देयर इज नो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, देयर इज नो कैरिंग कैपेसिटी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जे शेप्ड कर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, और इसी का इंटीग्रल इक्वेशन ये वाली चीज जो हमने बात की, ठीक है। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज इतना, ये वैल्यू भी रट लेना। इस पे वैसे आज तक कभी सवाल नहीं आया, सिर्फ फॉर्मूला पे आया है सवाल, तो बस उतना फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक कहानी यहां पे बताया है, क्या भाई? तो क्या हुआ कि एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई ने बताया ना, मान लो तुम्हारे 12 बच्चे, उन 12 बच्चे के 12 बच्चे, तो सोच लो कितना जल्दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो डार्विन शोड दैट हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन एब्सेंस ऑफ चेक्स, है ना? कोई रोकने वाला नहीं है तो लगे बड़े हैं, ठीक है। तो यही द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट a huge population could build up when growing exponentially। तो क्या हुआ? King and a minister sat on a chess game. The king, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister। तो मिनिस्टर ने कहा कि अगर वो जीत जाता है तो क्या करना है? He wanted some wheat grains, the quantity of which could be calculated by placing on the chessboard one grain in one square, 2 in square 2। तो वैसे किया देखो, फिर 4 in square 3, ऐसे करके। तो अब मान लो चेस बोर्ड में जितना गेम है सोचो, ठीक है। तो सुनने में तो कैसा लगता है, अरे चेस बोर्ड इतना ही तो गेहूं भरना है। तो मान लो कि अगर मान लो कि पहला डब्बा है, तो इसमें क्या हुआ? 1 आ गया, दूसरे डब्बे में 2 आ गया, तीसरे में 4 आ गया, चौथे में 8 आ गया, पांचवें में 16 आ गया, छठे में 32 आ गया, इस तरह से। और बाद में पता चला राजा का सारा खजाना खत्म हो गया और वो चेस बोर्ड को नहीं भर पाया। यही दिखाता है तुम्हारा पॉपुलेशन एक्सपोजर, है ना। तो भाई कितना 64 स्क्वायर था, तो तुम सोच लो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हालत होगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। That the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 squares। समझ में आया? तो ये तुम्हारा दिखा रहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो ये देखने को आपको मिलेगा। चलो अब आते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं ना। जिंदगी इतनी हसीन तो है नहीं जितनी इतनी रंगीन भी नहीं है ना। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, जहां पे दुख दर्द पीड़ा सब कुछ आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस तो नहीं होता किसी के पास, है ना। सबके कॉम्पिटिशन हैं टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। तो इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड द फैक्ट and introduced various restraint to view to limit human population, ठीक है। तो देखो, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। let's call this as carrying capacity for that species in a habitat। मतलब जैसे सपोज मान लो कि एक जंगल है, उस जंगल में 100 शेर लायक ही खाना है या 100 शेर लायक ही रहने का तुम्हारा इंतजाम है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर मान लो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शेरों की वहां पे, तो क्या होगा? वो फाइट करेंगे एक दूसरे से और कुछ शेर भूखे मर जाएंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि एक कैरिंग कैपेसिटी जिसके बियॉन्ड आबादी
नहीं बढ़ सकती है, उसके बियॉन्ड आबादी नहीं बढ़ सकती है। तो यही बात कर रहा है कि अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शोज इनिशियली ए लैग फेज, समझाऊंगा अभी क्या है, ठीक है, फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड डी एक्सेलरेशन, फाइनली अ सिम्टोम। समझो, समझो, सपोज मान लो कि तुम एक मस्त एक जगह है जिसका नाम है होनोलुलु, होनोलुलु, ठीक है, तुम और तुम्हारी बीवी वहां चले गए, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि होनोलुलु में सिर्फ 50 लोग रह सकते हैं, 50 पीपल रह सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। अब पकड़ लो, मैं 10-10 साल का इंटरवल बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, 10-10 साल का इंटरवल बना देता हूं, पॉपुलेशन और विथ टाइम, ठीक है। तो यहां पे पकड़ लो 10 साल, यहां पकड़ लो 20 साल, यहां पकड़ लो 30 साल, यहां पकड़ लो 40 साल, यहां पकड़ लो 50 साल, 60 साल, ऐसे करके बना के, ठीक है। और यहां पे भी आबादी पकड़ लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 50 ही मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ना, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या हुआ, गए होनोलुलु अपनी बीवी के साथ, ठीक है। अब शुरू में क्या है कि तुम धीरे 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 उस एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर रहे हो। तो तुमने पहले 10 साल में धीरे 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 करके 10 बच्चे पैदा किए, ठीक है। 20 साल में तुमने 20 बच्चे पैदा किए, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तुम्हारे 20 बच्चे भी तो बच्चा पैदा कर रहा है ना हर साल। तो अब इवेंचुअली क्या हो जाएगा, अचानक से तुम्हारे जो बच्चे हैं वो 30 साल में 40 हो गए टोटल। फिर उसके बाद ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कब तक, तुमको पता है कैरिंग कैपेसिटी 50 लोगों का ही है, कैरिंग कैपेसिटी 50 लोगों का ही है। तो 50 के बाद क्या होगा, डीएक्सलेट करेगा, और उसके बाद लगभग ऐसा एक स्ट्रेच पे आ जाएगा कि 50 से ज्यादा आबादी नहीं बढ़ रही है। तो इनिशियल जो फेज हुआ, इनिशियल जो फेज हुआ उसको हमने क्या कहा, लैग फेज, फिर एकदम बढ़ा लॉग फेज, और फिर डीएक्सलेशन फेज हुआ, और उसके बाद फिर एक एसिम्प्टोट हो गया। सिम्प्टोट मतलब उतना ही रह गया जितना कैरिंग कैपेसिटी तक जा रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे रह गया। इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं के, या इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो इनिशियल जो फेज था वो क्या था, इसको लैग फेज कहा। दूसरा वाला जो फेज था एक्सलेशन फेज, तो इसको हम लोग लॉग फेज कहते हैं। और तीसरा जो फेज आ गया ये तुम्हारा स्टेशनरी फेज, या इसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। तो लैग, लॉग, और थोड़ा फिर डीएक्सलेट हुआ, और फिर एसिम्प्टोट पे आ गया, मतलब एक हैबिटेट में आराम से रह गया। क्लियर है, क्लियर है सर। तो यही कह रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज, सबसे पहले लैग फेज दिखाया, उसके बाद फेज ऑफ एक्सेलरेशन दिखाया, उसके बाद डी एक्सेलरेशन दिखाया, और उसके बाद एसिम्प्टोट, चौथा एसिम्प्टोट बताया, ठीक है। तो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, तो अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट इन अ सिग्मोइड कर्व, इस तरह के कर्व को हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं, और इस तरह के ग्रोथ को हम वंश पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो जो कर्व है सिग्मोइड कर्व है, ठीक है, और जो ग्रोथ है उसको वंश पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। ये वाला आपको जो देखने को मिल रहा है दूसरा वाला, ये वाला जो है ये तुम्हारा वंश पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। अभी इसे इक्वेशन पे भी आते हैं, इक्वेशन कैसा है, ठीक है। तो इनिशियली यहीं पे तुमको जो फेज दिख रहा है ये तुम्हारा लैग फेज है, ये तुम्हारा लॉग फेज है, ये डी एक्सलेशन होगा, और फिर यहां पे ए सिम्टोट आ जाएगा, ए सिम्टोट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए, ठीक है। अब यहां पे बात कर रहे हैं क्या, इक्वेशन बता रहे हैं। तो हम लोग को पता था
कि क्या था, हमको ये पता था कि डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये तो हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब इसमें एक फिगर लगा देना है, दैट इज के। के क्या हो गया, इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। के क्या हो गया, के इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। तो मैक्सिमम के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू क्या, के माइनस एन बाय के माइनस एन बाय के, आर एन इंटू के माइनस एन बाय के, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन आ जाएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वेर एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के इज द कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर है, के इज द कैरिंग कैपेसिटी। Since resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth curve model is considered a more realistic growth model. Logistic growth curve model is considered as a more realistic growth model. ठीक है, अच्छा। अब इस पे सवाल आता है कि अगर जैसे सिग्मोइड कर्व, नॉर्मली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिग्मोइड कर्व है, तो बोलेगा इफ एन बाय के इज इक्वल टू 1, या इसको ए सिमटोट कह दिए, तो कैसा कर्व होगा, तो कर्व कैसा होगा, तो कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गया, इस पे सवाल आता है, ठीक है। एन बाय के इक्वल टू 1 है, तो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन का होगा, ऐसे, मतलब मान लो कि एन बाय के बराबर हो गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन विद टाइम टी इस तरह का ग्रोथ कर्व शो करेगा। इस पे भी सवाल आया हुआ है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली अब इससे क्वेश्चन कहां से आता है, पहला इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ये तुम्हारा जे शेप के लिए, ठीक है, और ये तुम्हारा सिग्मोइड कर्व के लिए, तो इन दोनों इक्वेशन पे सवाल आ जाता है, और आर के वैल्यू पे सवाल आता है, या ग्राफ में लेबल करने पे सवाल आ जाएगा, जे शेप कर्व कौन सा है और सिग्मोइड कर्व कौन सा है, और बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ दिया तो एन बाय के इक्वल टू 1 वाले पे सवाल आ जाता है, इसके बियॉन्ड सवाल नहीं आता सर, ठीक है सर, बड़ी बहुत। गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट दी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, हमें पता है वो वेहरल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना, और इसके अंदर हमसे ABC के बारे में पूछ रहे हैं। ए क्या है, दिस इज द स्टेशनरी फेज कि अब ग्रो नहीं करेगा। बी क्या है, दिस इज नोन एज द लॉग फेज, जब एक बार के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। और सी क्या है, लैग फेज होता है, जब स्टार्टिंग में यूज टू हो रहा होता है ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के। तो ए स्टेशनरी होता है, बी वाला लॉग है, सी वाला लैग है, उल्टा लिखा हुआ है, प्लीज क्वेश्चन ढंग से रीड करिएगा, आंसर सी होगा। आपको डायग्राम दे रखा है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन का साइज ऐसे ग्रो किया है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। आपने पढ़ा है दो ग्रोथ कर्व, एक एक्सपोनेंशियल एक लॉजिस्टिक। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो हम कहते हैं जे शेप्ड कर्व मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मिलेगा। तो ये जे शेप्ड भी है, आंसर होगा डी। देखो दोनों ही ऑप्शन हमें मिल गए, आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा डी।